नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। भारतीय इतिहास के सीरीज में आज हम चोल काल से संबंधित उन प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है। इस वीडियो को देखने के बाद चोल साम्राज्य आपका पूरा हो जाएगा। इससे पहले कई वीडियोज में हमने चोल साम्राज्य के विषय में काफी डिटेल से चर्चा की है। हमने चोल साम्राज्य की नौसैनिक व्यवस्था को देखा है, उनकी पंचायती राज व्यवस्था को देखा है, चोल साम्राज्य के जो घटनाक्रम है उन घटनाक्रमों को भी हमने ठीक से देखा है। तो आज की वीडियो में हम उन तथ्यों को देख लेंगे जो चोल साम्राज्य से बचे हुए हैं। इस वीडियो के बाद चोल साम्राज्य से कोई भी यदि प्रश्न आएगा तो आप आसानी के साथ उसको कवर कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने चोल साम्राज्य के विषय में बहुत डिटेल से देख लिया है। सारे घटनाक्रमों को, सारे तथ्यों को हमने कवर कर लिया है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं चोलकालीन कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों के विषय में। शासन व्यवस्था में अगर हम देखें तो राजा के बाद हमको युवराज मिलता है, जो कि मुख्यतः प्रांतों का शासक होता है। उसके बाद हमको अमात्य मिलता है, जो कि मंत्री के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रिक मिलता है, जो कि प्रांत अथवा जिला स्तर का अधिकारी है। देशाधिक मिलता है, यह एक स्थानीय अधिकारी है। ग्राम भोजक मिलता है, जो कि ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कई तरह की भूमियां हमको दिखती हैं, जैसे प्रभुमान्यम, जो कि भूमि का वह भाग है जिस पर राजा का सीधा सीधा अधिकार होता था। राजा इससे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का काम करता था और दरअसल यह राजसी भूमि होती थी। दूसरे प्रकार की भूमि देखें तो देवदान, देवाप्रहार और देवभोग, यह वह भूमि थी जो मंदिरों को दान में दी जाती थी। राजाओं द्वारा बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे, तो उन मंदिरों की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए बहुत सारी भूमियां उनको दान में दी गई। उसी तरह की यह भूमि है जिनको देवदान, देवाप्रहार और देवभोग के नाम से जाना जा रहा है। फिर हमको मिलेगा ब्रह्मादेय। इस प्रकार की भूमि में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण होते थे उनको बड़ी मात्रा में भूमि दान दिए जाते थे और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मादेय कहा जाता था। फिर हम देखते हैं भोग्य को, और यह वह भूमि होती थी जिसको ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और ब्राह्मण इसका उपभोग स्वयं के लिए करते थे। ब्रह्मादेय के केस में हम देखेंगे कि दरअसल यह भूमि ब्राह्मण सार्वजनिक कर्म कांडों में ज्यादा इस्तेमाल करते थे या सार्वजनिक आयोजनों में ज्यादा इस्तेमाल करते थे। वहीं जो भोग्य भूमि है, इससे जो ब्राह्मण होता था वह स्वयं अपना जीविकोपार्जन चलाता था। फिर हम देखते हैं अग्रहार या गणभोग्य। अग्रहार ब्राह्मणों के गांवों को कहा जाता है और गणभोग्य जो यह भूमि है जो अग्रहारों के पास है, इसको गणभोग्य कहा जाता है। एक भूमि मिलेगी शाला भोग। शाला भोग कहेंगे ऐसे भूमि को जो कि शैक्षणिक संस्थानों को दी गई है और वहां पर शिक्षण का कार्य किया जा रहा है, तो विद्यालयों को दी जाने वाली भूमि को शाला भोग के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारियों की श्रेणी हमको दिखती है चोल काल में। अरब के व्यापारी, चीन के व्यापारी, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी, बहुत दूर दूर से व्यापारी भारतीय क्षेत्र में आते हैं और भारत से वह व्यापार दिखता है। तो बहुत सारे व्यापारियों की श्रेणी है, उनको हम देख लेते हैं। एक श्रेणी है अय्यावेल। अय्यावेल ऐसे व्यापारियों को कहेंगे जो कि घुमक्कड़ी व्यापारी हैं। यह घूम घूम कर व्यापार करते हैं और एक देश से दूसरे देश तक यह जाते रहते हैं। मणिग्रामम हमको मिलेगा, जो कि समुद्र तटों पर बस्तियां बनाकर रहते थे और जो आंतरिक भाग है उसमें यह व्यापार करते थे। हम देखते हैं कि बहुत सारे समुद्री व्यापारी भारतीय क्षेत्र में आते हैं, चाहे वह अरब के व्यापारी हो, दक्षिण एशिया के व्यापारी हो या दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी हो। वह भारतीय भूमि पर आते हैं और समुद्र के जो तट हैं वहां पर निवास करते हैं। उन ग्रामों को जहां पर व्यापारी निवास करते हैं उनको कहा जाएगा मणिग्रामम। फिर मिलेगा वलंजियर। वलंजियर ऐसे व्यापारियों को कहेंगे जो कि बहुत छोटे स्तर के व्यापारी हैं और स्थानीय स्तर पर ही यह लोग व्यापार करते हैं। एक व्यापारी नागरतर। नागरतर वह व्यापारी है जो नगर के अंदर ही व्यापार करता है। चित्तियार अगर हम देखें तो यह धनी व्यापारी है। चित्तियार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। चित्तियार एक धनी व्यापारी है और यह इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है। नानादेशी। नानादेशी के विषय में देखें तो यह व्यापारियों की वह श्रेणी थी जो मुख्यतः वर्मा और सुमात्रा के क्षेत्र से व्यापार करती थी। अंजू वणयम को देखें तो यह पश्चिम एशिया के व्यापारी हैं। वरिवन्नजुस को देखें तो यह ऐसे व्यापारी हैं जो मुख्यतः योद्धा हैं। जब भी व्यापारी चलते थे तो उनके बड़े बड़े काफिले चलते थे और जब यह बड़े बड़े काफिले चलते थे तो उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखे, तो उनको कहेंगे वरिवंजनुस। तो इस तरह व्यापारियों की हम बहुत सारी श्रेणियां देख पाते हैं चोल
काल में। फिर हमको कुछ और पद मिलेंगे, जैसे क्षत्रिय शिरोमणि। क्षत्रिय शिरोमणि ऐसे योद्धा को कहा जाएगा जिसने युद्ध में बहुत ख्याति अर्जित की है। अमोघ वर्ष के विषय में देखें तो एक अरब का यात्री है सुलेमान। सुलेमान अमोघ वर्ष के विषय में कहता है कि विश्व में 4 महान शासक हैं, उनमें से एक है अमोघ वर्ष। वह बगदाद के खलीफा, चीन और तुर्की के जो बादशाह हैं उन्हीं के समतुल्य बताता है अमोघ वर्ष को। अमोघ वर्ष के विषय में कहा जाता है कि इसने अपने हाथ की उंगली चढ़ा दी महालक्ष्मी को, और वह चढ़ाई क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी और प्राकृतिक आपदा से यह अपने राज्य की सुरक्षा करना चाहता था, इसलिए इसने अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर महालक्ष्मी को चढ़ा दी थी। शिवपाद शेखर की उपाधि अगर हम देखें तो यह राज प्रथम को प्राप्त उपाधि थी। बिल्लाल के विषय में देखें तो बड़े भूस्वामी हैं और इनको करों से मुक्ति मिली हुई है। पल्लियों के विषय में देखें तो यह खेतीहर मजदूर हैं जो चोल काल में कृषि व्यवस्था में शामिल हैं। सिराफ के विषय में देखें तो यह एक व्यापारिक मंडी थी जो कि पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित थी, और यह उस समय की एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी। चोल काल के जो पत्तन है उनको अगर हम देखें तो महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, शालियूर और कोरकई, यह सबसे प्रमुख पत्तन हमको चोल काल में दिखते हैं। कम्माल के विषय में देखें तो यह दरअसल ऐसे दस्तकार हैं जिन्होंने चोल काल में मंदिरों का निर्माण किया और यह स्थापित किया कि मंदिर निर्माण कला भी एक प्रमुख कार्य है, और उस कला को इन लोगों ने स्थान दिलवाया चोल काल में। इनके कारण ही इन दस्तकारों की जो मान्यता है वह समाज में हमको बढ़ती हुई दिखती है। हम देखते हैं कि चीन में दूत मंडल भी भेजे जाते हैं, तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि चोल काल में वह राजा कौन था जिसने चीन में दूत मंडल भेजे थे। तो हम देखते हैं राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, इन्होंने चीन में व्यापारिक मंडल भेजे थे। वहीं जब हम राजेंद्र प्रथम को देखते हैं तो इसने 2 बार व्यापारिक मंडल भेजा है, और कुलोत्तुंग प्रथम और राज प्रथम ने एक बार व्यापारिक मंडल चीन में भेजा है। हम कैंटन के बंदरगाहों को देखें तो यह बंदरगाह जब श्रीलंका में चोलों का आधिपत्य स्थापित हो गया था तो उसके बाद यह श्रीलंका और दक्षिण भारत के मध्य एक मुक्त व्यापार केंद्र था। एक नाम हमको मिलता है, नाम भी अड्डार। यह शैव भक्ति गीतों के संकलन करता है, और यह हमको राज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में मिलते हैं। हम एक व्यक्ति को और देखते हैं, जयंगोनदार। यह व्यक्ति कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि है और इन्होंने कलिंग तुपर्णी की रचना की है। कंबन के विषय में देखें, यह भी बहुत फेमस है, तो यह कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में हमको मिलते हैं और इन्होंने ही तमिल रामायण की रचना की है। कंबन के विषय में कई बार पूछा जा चुका है। फिर हम देखते हैं पंप, पोन्न और रत्न को। यह 3 कन्नड़ साहित्य के लेखक हैं जिन्हें त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है, मतलब कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में इनको जाना जाता है। पंप ने आदि पुराण लिखा, पोन्न ने शांति पुराण लिखा और रत्न ने अजित पुराण लिखा है। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि यह तीनों हैं कौन। फिर हम देखते हैं कंबन, ओटाकुटन, पुगलेनिद, इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो पंप, पोन्न और रत्न को कन्नड़ साहित्य का, कंवन, ओटाकुट्टन और पुगलेनिद को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो इस तरह बहुत शॉर्ट वीडियो में हमने उन तथ्यों को भी देख लिया जो शायद पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में। आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपकी परीक्षा के लिए आपको कुछ उपयोगी तथ्य मिले होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।